चतुर्भुज, चतुर्भुज को पढ़ते हैं। चार भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसे याद रखें, चार भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, किसी समतल पर चार रेखा खंडों से निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। नोट कर लेंगे, परिभाषा लिख देंगे। किसी समतल पर चार रेखा खंडों से निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज के कई प्रकार हैं, जिसमें से एक होता है समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग। सब में चार भुजाएं हैं तो कोई ना कोई अंतर होगा, तभी इसके नाम अलग अलग रखे हैं। तो इनके नामों के आधार पर हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले चतुर्भुज के जो मुख्य प्रमेय है उसको समझ लेते हैं, इसकी क्या विशेषता है। तो पहले विशेषता है कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो होता है 360 अंश होता है। यदि हम बात करें कि यहाँ पर कोण ए, यहाँ पर बात करें कोण बी, और यहाँ पर बात करें कोण सी, और यहाँ पर कोण हमारा डी हो, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का जो योग होता है वो होता है 360 अंश। ठीक। चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार अंतःकोण होते हैं। चार भुजा भी होती है, यानी यहाँ से एक भुजा हमने देखा डी सी, सी बी, बी ए और ए डी, या उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और चार अंतःकोण होते हैं। एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। यहाँ पर विकर्ण हमारे कौन कौन से हुए? तो हमारे पास ये विकर्ण हो गए, हमारे विकर्ण बी डी, और एक विकर्ण हमारा हो गया ए सी। इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं डी बी, या कह सकते हैं डी बी कह सकते हैं, और दूसरे वाले को हम इसको कह सकते हैं डी बी कह सकते हैं, और इसे हम क्या कह सकते हैं? सी ए भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज में चार भुजा होती हैं और चार अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रमुख प्रकार हैं। तो आते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपका चित्र भी बना हुआ है कि सम्मुख भुजाएं बराबर हो, यानी जितना मान होगा ए बी का उतना ही मान होगा डी सी का, और ए बी और डी सी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे क्योंकि समांतर है। हम बात करेंगे दूसरी तरफ कि जितना मान होगा हमारा ए डी का उतना ही मान होगा बी सी का, और ए डी और बी सी भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने इसको भी देख लिया। तो ऐसी आकृति को हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब समांतर चतुर्भुज के कुछ प्रमुख गुण हैं, इनको याद रखेंगे। इन्हीं के आधार पर जो हम सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पहला इसके थ्योरम है कि सम्मुख भुजाएं जो है बराबर होती हैं। दूसरा कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन है? यानी ए का जो सम्मुख कोण होगा कोण सी होगा। ठीक है। यानी कोण ए और कोण सी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पर सम्मुख कोण क्या होगा? कोण डी और कोण बी, यानी कोण डी का जो मान होगा कोण बी के बराबर होगा। ठीक है। आगे आते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होगा? यहाँ पर ए और सी को जो मिलाने वाली भुजा होगी वो विकर्ण कहलाएगी, और डी और बी को मिलाने वाली भुजा भी क्या होगी? जो है विकर्ण होगी। तो यहाँ पर अगर मान लें सेंटर हमारा ओ है तो हम कहेंगे विकर्ण आपस में बराबर होंगे। विकर्ण बराबर होने का आशय है कि जो समांतर
चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण जो है बराबर होते हैं, ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं, सॉरी बराबर नहीं होते, सम द्विभाजित करते हैं दो बराबर भागों में, ठीक है। तो विकर्ण सम द्विभाजित होते हैं, सम द्विभाजित होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। तो यदि हम बात करेंगे कि O और D का जितनी लंबाई होगी, O और D की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई हमारी होगी O और B की, ठीक है। जितनी लंबाई हमारी होगी A और O की उतनी ही लंबाई होगी हमारी O और C की, ठीक है। ये हमारा थेम है, इसको समझ लेना है। लेकिन जो विकर्ण होते हैं यहाँ पर लिखा है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि B और D की लंबाई जो है नॉट इक्वल होगी, नॉट इक्वल होगी किसके बराबर नहीं होगी, तो A और C की लंबाई के बराबर नहीं होगी। लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि हम बात करें कि AO की लंबाई 4 है, 4 सेमी है, तो OC की लंबाई भी हमारी होगी 4 सेमी, ठीक है। यदि हम बात करें कि DO की लंबाई हमारी जो है 3 सेमी है, तो OB की लंबाई भी हमारी कितनी होगी, 3 सेमी होगी। बात समझ में आ रही है। हमने कहा कि यदि आपकी यहाँ पर भुजाएं बराबर होती हैं तो यहाँ का भी सेंस समझ लीजिए कि जो समांतर चतुर्भुज है उसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि हमारे देखिए समांतर चतुर्भुज का हमने एक चित्र बनाया है आपको, ठीक है। तो और यहाँ पर जो कह रहा है कि यदि यहाँ पर यह भुजा A है, इसका नाम A है, यहाँ पर B है और ये नाम हमारा C है और ये हमारा D है, तो हम बात करेंगे कि यदि इनकी AD जो है बराबर है BC के, तो AD की यदि लंबाई 4 सेमी हो, ठीक है, तो BC की लंबाई भी होगी 4 सेमी होगी, ठीक है। यदि हम बात करेंगे कि AB की लंबाई जो है 5 सेमी हो या 3 सेमी हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये काल्पनिक लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 3 सेमी होगी, ठीक है। तो आप इसे इसके प्रमेय को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए आते हैं पतंग के बारे में। पतंग, हाँ पतंग तो आप देखे ही होंगे, उड़ाए भी होंगे पतंग। तो ऐसी आकृति जिसके दो समान भुजाओं के असमांतर जोड़े हों पतंग कहलाती है। यहाँ पर दो समान जो है समान भुजाएं होंगी और असमांतर होंगी, ठीक है, दो भुजाएं समान हों। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये देखिए AB और AD, AB और AD जो है बराबर हैं, AB और AD बराबर हैं, जितना मान होगा AB का उतना मान होगा AD का। और यहाँ पर हमने देखा कि जितना मान होगा BC का उतना ही मान है DC का है, लेकिन ये असमांतर है, समांतर नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ऐसी आकृति पतंग कहलाती है, ठीक है। पतंग के कुछ गुण है कि समान भुजाओं के दो जोड़े हों, ठीक। इसमें देखिए AB हमने क्या देखा कि AB और AD जो है बराबर है। कुछ पेन मोटा हो गया कैसे, एक मिनट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि दो समान भुजाएं, दो भुजाएं समान है। यहाँ पर देखते हैं कि AB जो है बराबर होगी AD की, लेकिन दोनों असमान है, समान नहीं है, समांतर नहीं है, ठीक है, असमांतर है। यहाँ पर हम कहीं बात करेंगे कि BC और DC जो है बराबर भुजाएं लेकिन समांतर नहीं है, असमांतर है, ठीक है, असमांतर भुजाएं हैं, ठीक है, असमांतर भुजाएं, दोनों भुजाएं असमांतर है, लेकिन इसके दो जोड़े आपस में बराबर हैं। तो AB जो है बराबर किसके हो गया, AD के बराबर हो गया, ठीक है, और BC जो है बराबर हो गया DC के बराबर हो गया। तो ऐसी आकृति को हम कहेंगे
पतंग। पतंग के कुछ प्रमुख प्रगुण हैं, इसको याद रखेंगे। समान भुजाओं के दो जोड़े होंगे, पहले इसकी प्राथमिकता है कि समान भुजाओं के दो जोड़े होंगे, ठीक है। और विकर्ण एक दूसरे को 90 पर विभाजित करते हैं, यानी समकोण पर भी, यहाँ पर समकोण बनाते हैं, यहाँ पर दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं, ठीक है। जो विकर्ण है इनके आपस में जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, प्रत्येक जो है यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो इसके आधार पर हम जो है, अगर यहाँ पर किसी भुजा का मान पता चल गया हो, विकर्ण का मान पता चल गया, तो इसको हम निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमें कह रहा है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जो इनके विकर्ण होते हैं, अर्थात विकर्ण हमारा, एक विकर्ण हमारा कौन सा है, ए सी, और दूसरा विकर्ण हमारा है बी डी, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। चलिए, तो हमने पतंग को भी देख लिया। चलिए हम पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर को पढ़ते हैं। स्क्वायर क्या है, इसके प्रमुख प्रगुण को समझते हैं। यह भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो हम कहेंगे वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, सभी भुजाएं समान हों। देखिए बस इतना अगर कह देंगे तब भी काम नहीं बनने वाला है कि वर्ग हो गया, कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों वर्ग कहलाता है। नहीं, यहीं पर बात नहीं बनेगी, लेकिन एक लाइन आपको और जोड़ना होगा, जिसकी आसन्न भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण होगा। कोण कितने का होगा, 90 अंश का। आसन्न भुजा माने दो भुजा जो आपस में मिली है, इसे आसन्न भुजा कहते हैं। इनका जो है मान, यानी यहाँ से यहाँ का जो मान होगा वहाँ पर मान होगा 90 डिग्री का, ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, हम कहेंगे वर्ग कहलाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसको समझ लेते हैं। वर्ग के जो है विकर्ण जो है बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसको यहाँ पर हमने देख लिया, भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात कहने का आशय है कि ए बी जो बराबर होगा, बी सी बराबर होगा, सी डी बराबर होगा, डी ए, यानी चारों भुजाएं बराबर होगी। और कोण की बात करेंगे तो प्रत्येक कोण भी हमारा क्या होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है। इसमें भी चार जो है कोण बनेंगे और चारों कोण का मान होगा, का योग होगा 360 अंश और प्रत्येक कोण होगा 90 अंश का। अर्थात कहा जा सकता है कि एक वर्ग में 4 समकोण होते हैं। अब आते हैं वर्ग के कुछ प्रमुख प्रगुणों के बारे में समझ लेते हैं, इसके गुण कौन कौन से हैं। तो चार भुजाएं बराबर होती हैं, यानी जितनी भी भुजाएं होती हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, यानी जितना भी अंतःकोण होता है समकोण होता है। समकोण का आशय है यानी 90 अंश का होता है, ठीक है। यानी चारों कोण 90 अंश के होंगे, ठीक है। विकर्ण बराबर होते हैं, जो वर्ग होता है उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये चीज़ हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत भी होते हैं, लंब होते हैं। अब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो लंबवत होंगे ही। चलिए यहाँ पर एक चित्र बनाकर इसको समझ लेते हैं फिर से हम। हमें बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन ये बराबर है। अगर यहाँ पर मान रखें ए बी सी और डी, तो हम कहेंगे भुजाएं लें तो हम कहेंगे ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा सी डी बराबर होगा डी ए। हम बात करेंगे विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारा होगा, ठीक है। विकर्ण होगा हमारा, ये हमारा भुजाएं होंगे, विकर्ण हमारा होगा, विकर्ण होगा ए सी बराबर होंगे बी डी। और विकर्ण जो है एक जो है सम बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर एक सेंटर हम रख लेते हैं, ओ मान लेते हैं, तो हम कहेंगे डी ओ बराबर होगा ओ बी के, बराबर होगा ओ ए के, बराबर होगा ओ सी के, ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और बात करेंगे, यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा,
ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आयत पर आते हैं। रेक्टेंगल वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हों और आसन्न भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण हो, आयत कहलाता है। हमने कहा समांतर भुजाएं जो होगा ए बी, जो होगा ए बी समांतर होगा डी सी के, ठीक है, और डी ए डी जो समांतर किसके होगा, बी सी के होगा। ये समांतर भुजाएं हैं। और क्या कह रहा है कि हमारा ए बी जो होगा बराबर होगा डी सी के, और ए डी जो होगा बराबर होगा बी सी के, ठीक है। यानी इसमें जो है 4 भुजाएं होती हैं, और जो है आसन्न भुजा का रहा, आसन्न भुजा यानी ए डी की आसन्न भुजा है ए बी, तो आसन्न भुजाएं जो है कोण बनाएंगे 90 अंश का, यानी यहाँ पर जो कोण होगा 90 अंश का। इस तरह का अगर कहीं सिंबल बना हो तो आप ऐसे भी समझ लिए कि 90 अंश के कोण के लिए ही बनता है ये, ठीक है। कहीं पर इस तरह का कोण बन रहा हो तो आप समझिए 90 अंश के कोण के लिए लिखा हुआ है। तो हमने देखा। अब आयत के कुछ गुण के बारे में समझ लेते हैं। क्या गुण है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी के सामने भुजा कौन है? डी सी, तो ये बराबर है, यानी यहाँ पर हमने इसको लिख भी दिया है, ठीक है। और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। यहाँ पर देखिए यह भी कोण 90 अंश का होगा, और यहाँ पर यह भी कोण 90 अंश का होगा, और यहाँ पर इसका मान भी 90 अंश का होगा। हमारे डी कोण का मान भी होगा 90 अंश। विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, यानी ए को अगर मिला दिया जाए सी से और डी को मिला दिया जाए बी से, ठीक है, डी को मिला दिया है बी से, तो हम कहेंगे विकर्ण बराबर होते हैं। चलिए फिर से करते हैं इसको, थोड़ा सा साफ दिखाई दे आपको। यहाँ पर ए और सी, और यहाँ पर हमने मिला दिया बी, डी और बी को, खींचने में टेढ़ा हो रहा है, तो हम कहेंगे ए सी जो है बराबर होगा किसके? बी डी के बराबर होगा, ठीक है। विकर्ण बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का आशय है कि अगर यहाँ पर ओ है तो हम बात करेंगे कि जितना मान होगा ए ओ का, उतना ही मान हमारा होगा ओ बी का, उतना ही मान होगा हमारा ओ सी का, और उतना ही मान हमारा होगा, एक मिनट त्रुटि हो गया थोड़ा सा, चलिए हमारा ए ओ का जितना मान होगा उतना ही मान हमारा होगा ओ सी का, ठीक है। जितना मान हमारा होगा डी ओ का, उतना ही मान होगा हमारा ओ बी का, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ए ओ नॉट इक्वल होगा ओ बी, यह बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने वर्ग में देखा था बराबर थे। हम बात करेंगे ओ सी नॉट इक्वल होगा ओ बी, ठीक है, यह भी हमारे बराबर नहीं होंगे। या हम कह सकते हैं कि ओ सी जो है नॉट इक्वल होगा ओ डी, ओ बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो विकर्ण है, जो दूसरा विकर्ण को प्रतिच्छेद जहाँ पर करेगा उसको 2 बराबर भागों में बांट लेगा। यदि यहाँ पर हम बात करें कि इसका मान ओ ए का मान 5 सेमी है, तो इसका भी मान होगा 5 सेमी। अगर हम बात करें कि डी ओ का मान जो है 6 सेमी है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ओ बी का मान भी होगा 6 सेमी, ठीक। हमने वर्ग में क्या देखा था? वर्ग में देखा था कि यहाँ पर जो कोण होता है 90 अंश का होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, 90 अंश का कोण नहीं होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, चलिए वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों समचतुर्भुज कहलाता है। इसमें चारों भुजाएं देखिए, यहाँ पर ए बी बराबर होगा बी सी, बराबर होगा सी डी, बराबर होगा डी ई।
हमने यही बात वर्ग में भी देखी थी कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक शर्त थी कि जो संलग्न भुजाएं होती वहाँ पर 90 अंश का कोण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। सम जो है चतुर्भुज है इसमें 90 अंश होने की कोई सिमिलर शर्त नहीं है। यदि 90 अंश का कोण हो जाएगा तो ये सम चतुर्भुज, वर्ग भी एक प्रकार का सम चतुर्भुज ही है, ठीक है। लेकिन वर्ग और सम चतुर्भुज में अंतर होता है, प्रत्येक वर्ग सम चतुर्भुज होता है लेकिन प्रत्येक सम चतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। नहीं होने का कारण क्या है कि यहाँ पर कोण जो होता है, यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं होता है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि समांतर चतुर्भुज या और सम चतुर्भुज, ये जो आकृतियाँ हम आपको बता रहे हैं इनको ध्यान में रखना है। सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वह चतुर्भुज कहलाएगा सम चतुर्भुज, ठीक है। वह समांतर चतुर्भुज। अच्छा, समांतर एक चीज लिखा हुआ है कि समांतर होगा, हम होना चाहिए, यानी जो होगा डी और सी, डी और सी जो है समांतर होंगे ए और बी के, यानी जो डी सी भुजा है ए बी को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और हम बात करेंगे ए और डी समांतर होंगे किसके, बी और सी के समांतर, यानी ए डी जो है जो रेखा है यह कभी भी अगर बढ़ाया जाए तो इनको बीसी को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो है भुजाएं समांतर होती हैं। चलिए इसके कुछ प्रगुणों के बारे में ध्यान देते हैं। सम चतुर्भुज के गुण, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जो हमारा सम चतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 पर विभाजित करती हैं, यानी 90 डिग्री कोण पर विभाजित करती हैं। फिर से हम यहाँ पर एक चतुर्भुज आपको ले लेते हैं। भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, भुजाएं समांतर होती हैं। यहाँ पर ए बी सी और डी भुजाएं समांतर होती हैं और विकर्ण, यहाँ पर विकर्ण यानी ए सी और ए बी को जब मिलाया जाता है तो यहाँ पर कोण बनता है 90 अंश का, ठीक है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या होगा, ए बी जो है बराबर होगा किसके, डी सी के बराबर होगा, ठीक है, और बराबर होगा ए डी के बराबर होगा और बराबर होगा बी सी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ए बी जो है समांतर केवल होगा किसके, डी सी के समांतर होगा और बी सी जो है समांतर होगा केवल ए डी के समांतर होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। और यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यानी हम यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि हमारा ए सी जो है नॉट इक्वल होगा किसके, बी डी के नॉट इक्वल होगा, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर दो शर्त को हमने यहाँ पर देख लिया। भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो हम कहेंगे भुजाएं हमारा ए बी है, ठीक, ए बी एक भुजा है। दूसरी भुजा हमारा क्या है, बी सी है। तो ए बी का वर्ग बी सी का वर्ग धन सी डी का वर्ग धन डी ए का वर्ग बराबर होगा हमारे किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर होगा, विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो विकर्ण हमारा क्या है, ए सी है, तो हमारे पास जगह नहीं, यहाँ पर लिख रहे हैं ए सी का वर्ग धन बी डी का वर्ग के बराबर होगा, बी डी के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए अगली आकृति हमारी आती है समलंब। समलंब क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों तथा शेष दो सम्मुख भुजाएं असमांतर हों। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि केवल दो भुजाएं समांतर हों। देखिए ये भुजा हमारी डी सी जो है जो है ए बी के समांतर है, ठीक है, या ए बी के समांतर डी सी। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ए डी और बी सी आपस में समांतर नहीं है। तो वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों और शेष दो असमांतर हों। देखिए अगर इनको बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेंगे, ठीक है। समलंब के कुछ गुण हैं, इसको भी समझ लेते हैं। दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। इसके प्रमुख प्रगुण ये है।
चलिए बहुभुज के बारे में आते हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी आकृतियों को बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति बहुभुज कहते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ABCDE एक पंचभुज है। यहाँ पर देखिए 5 भुजा है, 1 2 3 4 5। क्योंकि यह कुल 5 भुजाओं की संख्या है तो इसे पंचभुज कहते हैं। अब भुजाओं पर बहुभुज में जो कुछ सवाल आते हैं, जो प्रमुख रूप से सवाल आते हैं, 5 कैटेगरी के सवाल आते हैं और ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं दीवार पर लिख करके चस्पा कर लीजिए और इसको कई बार याद करिए ताकि आपको याद हो जाए। n भुजा वाले बहुभुज के लिए यानी किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात हो तब आपके पूछा जाएगा कि उसके बाह्य कोण कितने होंगे। ठीक है, कितने डिग्री के होंगे, तो हम कहेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे कुल टोटल जो है किसी बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जितनी भुजा रहेंगी उसमें हम क्या करेंगे, 360 से भाग कर देंगे तो बहुभुज के बाह्य कोणों का मान पता चल जाएगा। अंतःकोण का मान कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे अंतःकोण का मान होता है n, यानी जितनी भुजा होगी n-2 गुणे 180 अंश भागे n, जितनी भुजाओं की संख्या है। विकर्णों की संख्या ज्ञात करना होगा बहुभुज के, तो क्या करेंगे, विकर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, तो हम n-1 बटा 2 माइनस n, इसको घटा देंगे, इससे पता चल जाएगा उसके कुल विकर्ण कितने हैं। अर्थात यहाँ पर करा कि जितने विकर्ण उससे गुणा करेंगे और जितना विकर्ण उससे कम का गुणा करके उसमें 2 से भाग करेंगे, फिर विकर्णों की संख्या से उसमें से माइनस कर लेंगे तो हमें विकर्णों की संख्या में पता चल जाएगी। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो हम कहें कोई भी आकृति हो बाह्य कोणों का योग जो हमारा होगा 360 होगा। सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, अंतःकोणों का योग के लिए भुजाओं की संख्या में से 2 कम करेंगे और 180 में गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने जो बहुभुज के अंतःकोण का योग होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि हम पंचभुज पर ही बात करते हैं। पंचभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि पंचभुज के बाह्य कोणों को n बराबर जब हमको 5 ज्ञात हो तब प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 360 में से हम क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जाएगा कितनी बार 7 5 35, ये हमारा आ जाएगा 72 अंश। 7 5 35, 5 गुना के 10, ये हमारा 72 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अंतःकोण का मान कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान, तो हम कहेंगे 5 में से 2 घट गया और बच्चे की हम क्या करेंगे 180 लिखेंगे और यहाँ पर भाग करेंगे कितने से, n से भाग करेंगे यानी 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटाने पर इसको काटते हैं, 18 को काटते हैं, 5 3 15, यहाँ पर बचा 3, 30 हो जाएगा, 6 5 30, ये हमारा 36 हो जाएगा। हमारा बचा कितना 3 गुणे 36 डिग्री। ठीक है, तो बराबर हम कहते हैं इसको गुणा करेंगे 6 3 18 के 8, 80 लगा 1 और 3 3 9 1 10, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा 108 डिग्री। अच्छा, इस पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है तो लिखेंगे 5 गुणे 5 माइनस 1 और बटे के 2 माइनस 5, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 गुणे 4 बटे के 2 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा और 2 में 5 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया कितना बचा 5, तो विकर्णों की संख्या 5 हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं सभी कोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण तो हमने यहाँ पर निकाल दिया और सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है 5 माइनस 2 और गुणे 180 डिग्री। ठीक है, बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुणे 180 डिग्री बराबर हम कहेंगे 18 3 54 540 डिग्री। तो आप इस तरह सवाल को लगा पाएंगे।